सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। In today's class, we'll be discussing firstly about the historical perspective या history of corruption. History of corruption in India. All right. So beginning from the Mahajanpad age or the Mauryan age to be precise, and we'll be covering up to the British time. देखिए कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र has referred to embezzlement. Kautilya in his Arthashastra has referred to embezzlement by the government servants, by the government servants out of the state revenue. Government servants out of the state revenue. Full stop. He has mentioned about 40 such embezzlements. He has mentioned about 40 such embezzlements. तो जो कौटिल्य थे वो किसके समय में थे? कौटिल्य किसके समय में थे? सर मौर्य डायनेस्टी। नहीं, who was the ruler basically? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो नंद डायनेस्टी थी उनको हटाया गया था, ठीक है। और मौर्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट में ही उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर चाणक्य ना होते, कौटिल्य ना होते तो मौर्य डायनेस्टी आ ही नहीं पाती। वो तो नंद वंश के जो राजा थे उनके यहाँ एक दासी थी, मुरास, शी वॉज अ स्लेव। उनका बेटा था चंद्रगुप्त, तो मुरा से नाम आता मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए ड्यूरिंग अशोकाज regime corruption prevailed on a lower scale. Next, in medieval society, the scope of corruption was less. In medieval society, the scope of corruption was less because only few authorities existed. Had existed for the collection of taxes. Only few authorities existed for the collection of taxes. Full stop. इसी में कंटिन्यू करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी इज वेल रिमेंबर्ड। अलाउद्दीन खिलजी is well remembered to bring market reforms to eliminate corrupt practices Okay, he had also introduced the system of Dag
and Chehra. He had also introduced the system of Dag and Chehra to prevent corruption. दाग और चेहरा क्या है ये आपको मिडाइवल इंडिया में बताया गया है. क्या होता है? The branding of horses and soldiers. All right, branding of horses is Dag. And what is Chehra? The identification of soldiers. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोल्जर्स. तो आईडी कार्ड जैसा कुछ बना करके उनको दिया गया. ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है आपको? पक्का? ठीक. हाँ हाँ, मतलब वही आईडी कार्ड ही तो हो गया वो उनका, जो चेहरा जो एक सोल्जर के लिए है. और दाग जो है वो हॉर्स के शरीर पर गरम लोहा जो है उसकी स्टैंप लगा दी जाती थी. वो तो खैर बहुत दर्दनाक होता है. इससे अच्छा तरीका है, अब आजकल एक नया आ गया है, पेंट से बना रहे हैं. तो पेंट उतना दर्दनाक नहीं है, वो तो गरम गरम लगता था. तो उतने एरिया का फर्श जो होते थे ना, उसके जो बाल होते थे जल जाते थे. वहां पे आइंदा कभी बाल आते नहीं थे उस इलाके में, तो उससे वो परमानेंट हो जाता था. खैर वो तो कुछ भी कर सकते थे उस टाइम के रूलर्स. नेक्स्ट लिखिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल bribes were accepted. During British rule, bribes were accepted not only by the Indian officials, not only by the Indian officials, but by the highly paid top ranking British officials too. But by the highly paid top ranking British officials too. तो केवल ऐसा नहीं था कि जो लोअर रैंक्स में थे, जिनकी सैलरी कम थी, वही भ्रष्टाचारी कर रहे थे. ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने वाले, बहुत अच्छी सैलरी लेने वाले भी भ्रष्टाचार कर रहे थे. देखिए, भ्रष्टाचार का लेना देना सैलरी से उतना नहीं है, ईमान से है. ठीक है ना? इस बात को हमें अपने दिलो दिमाग में बिठाना होगा. करप्ट प्रैक्टिसेस हैव लेस टू डू विथ योर wages, but it is more to do with your morality. अगर आप मॉरल नहीं है तो आप करप्शन करेंगे. और फिर पैसा तो कितना भी पैसा हो तो हमेशा ही कम होता है. पैसा ज्यादा कब होता है? कोई कह दे मुझ पे बहुत ज्यादा आ रहे भाई. अब जैसे अपने देश में जो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, उन पे बहुत पैसा है ऐसा हम कहते हैं. वो तो नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है उन पे पैसा कम है. अगर वो ये मान ले उन पे बहुत पैसा, तो कमाना छोड़ दें, औरों को कमाने दें. मगर जिस पे जितना पैसा है उसके लिए उतना कम है. स्टैंडर्ड उस हिसाब से सेट हो जाते हैं. ऐसे में जो साथ निभाएगा वो है हमारा ईमान. हम ईमानदारी का रास्ता पकड़ के चलें तो ज्यादा बेहतर है. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स वर. रॉबर्ट क्लाइव को हम क्यों जानते हैं? वेलेस्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ना मैं डलहौजी की बात कर रहा हूं. Sir, subsidiary alliance. रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? और आपको बैटल ऑफ प्लासी याद नहीं आ रही है? होलवेल ट्रेजेडी. रॉबर्ट क्लाइव ने जाकर आग लगाई थी वहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी में कि साहब देखो, हमको हमारे साथ ऐसा ऐसा किया इन लोगों ने, हमें हमारे लोगों को बंद कर दिया, सब मर गए. होलवेल ट्रेजेडी, वो रॉबर्ट क्लाइव ने बल मांगा था उस टाइम में. भूल रहे हो क्या आप? जो अरे भाई किसने लड़ी थी बैटल ऑफ प्लासी? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में तो लड़ा गया था. तो इन्फोर्समेंट मद्रास प्रेसिडेंसी से और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मिला था कलकत्ता को. कलकत्ता के पास इतनी फोर्स अपनी नहीं थी. तो किसने मांगा था? होलवेल का तो बहाना था. रॉबर्ट क्लाइव की असल में प्रॉब्लम नवाब से चल रही थी. आप लोग तो मुझे लग रहा है हिस्ट्री जो है बिल्कुल वर्बेटम पढ़ रहे हैं क्या, जैसा लिखा है वैसा. भाई होलवेल की अपनी इंडिविजुअलिटी क्या थी? कुछ भी नहीं थी. होलवेल वो तो ये कह लो खुशकिस्मत था, बच गया, वरना वो भी मर जाता. लड़ाई तो तब भी होती.
वो तो ये कह लो, होल व्हेल को तो प्यादे की तरह से इस्तेमाल किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर से पढ़ना, रिविजिट करना उसको, उनके नोट्स को देखना, रॉबर्ट क्लाइव की क्या भूमिका थी। रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुनते ही आपको बैटल ऑफ प्लासी याद आनी चाहिए। प्लासी मतलब क्या होता है? पलाश का फूल होता है, ठीक है, ओके। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव एंड वॉरेन हेस्टिंग्स वर फाउंड करप्ट टू एन एक्सटेंट। और ये सती प्रथा किसने खत्म की थी? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिंक ने की थी, ठीक है, ओके। वर फाउंड करप्ट टू एन एक्सटेंट that they were tried by a parliamentary committee after their return to UK. That they were tried by a parliamentary committee after their return to UK. And I am not very much sure, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ जाना रहा है, शायद क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या की थी, मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। और एक वो था जनरल डायर। जनरल डायर की तो इतनी दुर्गति हो गई थी कि उसके पूरे शरीर में लकवा लग गया था, पैरालिसिस, और नसें जो है आपस में, शरीर में नसें उलझ गई थी, और उनके पूरे शरीर में इतनी जलन पूरे दिन होती थी और इतना दर्द होता था कि वो कहते थे कि वो कोई दर्द समझ नहीं सकता जितना मैं रोज झेल रहा हूँ। तो उनसे एक व्यक्ति ने कहा था कि आप भी वो दर्द नहीं समझ सकते जो अमृतसर वाले झेल रहे थे आपके नीचे। आज आपको दर्द हुआ तो आपको मालूम चला। मेला ही देखने तो आए थे, और क्या करने आए थे? तुमने उनको हमेशा हमेशा के लिए जो है खत्म कर दिया। अरे तुम लाठी चार्ज करवा देते, भीड़ को तितर बितर कर देते, टीयर गैस का इस्तेमाल कर सकते थे, कुछ भी करते, एटलीस्ट उनपे गोलियां तो ना बरसाते। ऊधम सिंह ने देखो कितनी उस दिन से उन्होंने जो है दुश्मनी मान ली थी उस घटना से। ठीक, चलो हेडिंग डालो, इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट। इंडिया एज अ, रिपीट कर देंगे लास्ट लाइन? जी कर रहा हूं अभी। इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट। लास्ट लाइन जो थी, they were tried by a parliamentary committee after their return to UK. देखो, आप प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ एक दिन अभी पिछले 15 अगस्त पे ये बोला था कि हमें इन गुलामी की जंजीरें तोड़नी है, ठीक है। अभी भी आप FRI चले जाओ, वहां पे सारे नाम इंग्लिश नेम्स हैं, हर सड़क का नाम वहां पे इंग्लिश नेम है। नहीं बदला गया? क्यों नहीं बदला गया? ठीक है, एक एक FRI कैंपस में आप कभी जाना तो आप देखना वहां पे क्लटरबक रोड है, क्लटरबक, ठीक है। क्लटरबक देहरादून के, बरेली के DFO रहे थे, फॉरेस्ट के अधिकारी थे क्लटरबक। उनके नाम से बरेली में CB गंज है, क्लटरबक गंज, उनके नाम से रोड है। क्यों है? हटाओ ना, क्या करना है उनके नाम की यादें सहेज करके? क्योंकि इतना बुरा बुरा किया है, कहां तक कहा जाए। द स्कैंडिनेवियन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, द स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेविया का क्या मतलब है? हम कौन से देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं? है? सूडान, स्वीडन, और नॉर्वे, स्वीडन, और फिनलैंड का एक। फिनलैंड स्कैंडिनेविया में नहीं आता है, यही मैं सुनना चाह रहा था बस, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। जब हम बोल रहे हैं ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो वो नहीं आ रहा है उसमें। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आता है। मगर जब हम नॉर्डिक कंट्रीज बोलते हैं, नॉर्डिक, NORDIC, उसमें हम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जब हम नॉर्डिक कंट्री बोलेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड लेंगे, और जब हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलेंगे तो हम नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क बोलेंगे। डेनमार्क साउथ में पड़ता है, इन दोनों के साउथ में पड़ता है, ठीक है।
जरा अगर एटलस होगी तो आप लोग एटलस देख लेना आज घर जा करके. द स्कैंडिनेवियन इकोनॉमिस्ट सोशियोलॉजिस्ट गुनार मेर्डल had described the Gunnar Myrdal had described the Indian society. सोशियोलॉजिस्ट गुन्नार मर्डल. ओके, ये स्पेलिंग है, देखिए. गुन्नार मर्डल had described the Indian society as a soft society. As a soft society. ये नाम अच्छा लग रहा है मगर ये इसका मतलब अच्छा नहीं है. लिखिए. According to him, to him, a soft society is. According to him, a soft society is. आज आप लोगों को पता नहीं था क्या कि मेरी क्लास होगी? कब से पता था? कल से पता था. तो आज कोई क्यों नहीं आए ये लोग? ये नहीं पता ना आपको? आपकी सिस्टर कहाँ है? हाँ, वो तो बताया. ठीक है, कोई बात नहीं. अकॉर्डिंग टू हिम अ सॉफ्ट सोसाइटी इज ए लिखेंगे. ए वन विच डज नॉट हैव द पॉलिटिकल विल. वन विच डज नॉट हैव द पॉलिटिकल विल टू इनेक्ट द लॉज. One which does not have the political will to enact the laws necessary for its progress. Necessary for its progress and development. Or does not possess the political will. Does not possess the political will to implement the laws. Even when made. To implement the laws even when made. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. वेयर देयर इज नो डिसिप्लिन. ये बी पॉइंट हो जाएगा. वेयर देयर इज नो डिसिप्लिन. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे. Myrdal has in fact stressed the second aspect. Myrdal has stressed the second aspect more than the first. Second aspect more than the first. देखिए, as a matter of fact, India is no longer a soft state. As a matter of fact, India is no longer a soft state. It has now become a kleptocracy. Kleptocracy. Or theocracy. Kleptocracy और theocracy. Kleptocracy और theocracy मतलब अब ये चोर बन गए हैं. थीवोक्रेसी हो गई है, चोरों का साम्राज्य हो गया है. थीवोक्रेसी इज अ कंसीडरेशन स्टेट. इसमें सॉरी, इसको फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे. कि क्लेप्टोक्रेसी इज अ consideration state. Kleptocracy is a consideration state
where everything happens not because it is obvious, where everything happens not because it is obvious, but because of a consideration, but because of a consideration. कंसिडरेशन का यहाँ पर मतलब समझ रहे हैं? कंसिडरेशन का मतलब है अपना हित देखते हैं पहले कि इस काम को करने से हमको क्या फायदा मिलेगा, मेरा क्या मतलब सिद्ध होता है, तब तो मैं काम करूं, और मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं क्यों करूं। तो यही तो चोरतंत्र है, ठीक है, क्लेप्टोक्रेसी है। पहले तो ये था कि हमारे अंदर कानून बनाने की इच्छा शक्ति नहीं थी, मगर अब क्या है, एकदम ही हम अधमता पर उतर आए हैं, बहुत ही नीचे लेवल पर आ चुके हैं। लिखिए एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वांट्स अ गवर्नमेंट जॉब, एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वांट्स अ गवर्नमेंट जॉब, he or she has to pay lakhs of rupees, he or she has to pay lakhs of rupees to their higher officials irrespective of satisfying the eligibility criteria, irrespective of satisfying the eligibility criteria. So stop. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन ऑल पब्लिक कंसर्न्स, अ गवर्नमेंट द गवर्नमेंट सर्वेंट्स कर लेंगे, द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन ऑल पब्लिक कंसर्न्स एट ऑल levels started accepting huge bribes even for small considerations, started accepting huge bribes even for small considerations. Today, both at the central and state levels, the number of politicians and bureaucrats with an honest image can be counted on fingers, गिने चुने कोई ईमानदार मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं। ये ब्यूरोक्रेट जो शब्द हो गया, तो ब्यूरोक्रेट कौन हुए? क्या डॉक्टर को हम ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं? गवर्नमेंट डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं? लाइक व्हाट? इन मेडिकल, वो तो डॉक्टर तो है ही, वो तो मेडिकल फील्ड हो ही गई उसकी, बट उसमें फिर और कौन है ब्यूरोक्रेट? क्या इंजीनियर को ब्यूरोक्रेट बोल सकते हैं? सीएमओ ब्यूरोक्रेट हो गया, ये बहुत बढ़िया जवाब है, सीएमओ ब्यूरोक्रेट होता है। और इंजीनियर में जेई, है ना, जेई, और उसके आगे एई और एक्सईएन कौन होता है? हाँ, होता है अधीक्षण अभियंता, ठीक है। एक होता है अधिशासी अभियंता, प्रवर अभियंता, ये सारी पोस्ट जो होती हैं, सरकारी इंजीनियर्स, सब गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं ये लोग। इनका साइन करने से वो सर्टिफिकेट वैलिडेट हो जाता है, ठीक है, ऑथेंटिक कर देते हैं उसको ये साइन करके। सरकारी डॉक्टरों में जो आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स होते हैं सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के, सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये होते हैं।
ठीक है, ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। पुलिस में जो होता है, पुलिस में ब्यूरोक्रेट्स जो गिने जाते हैं वो हो जाते थे सीनियर लेवल में, मतलब एसएसपी के भी ऊपर, डीआईजी आईजी लेवल में जो ऑफिस बियरर्स होते हैं, ठीक है, वो लिखे। इवन even the prime minister have been accused of even the prime ministers have been accused of corrupt practices have been accused of corrupt practices in Bofors scandal of 1980s and 90s, बोफोर्स स्कैंडल ऑफ 1980s एंड 90s। इसमें बेसिकली हमने क्या खरीदा था, होवित्जर होवित्जर गन्स खरीदी थी, ये फील्ड गन्स थी, मतलब तोप थी। कारगिल के जो हमने लड़ाई जीती थी इंडिया ने, वो होवित्जर की ऐसे ही, बोफोर्स की ऐसे ही जीती। बोफोर्स कंपनी का नाम था, होवित्जर उसकी गन्स थी, ठीक है, तो उसी के ऐसे जीत पाए थे हम लोग। और बोफोर्स स्कैंडल एंड कोल ब्लॉक्स एलोकेशन स्कैम, कोल ब्लॉक्स एलोकेशन स्कैम, ब्रैकेट में लिख लेंगे कोलगेट, कोलगेट 2004 टू 9, 2004 टू 9, 2004 से 2009 के बीच में कोयले के ब्लॉक्स आवंटित किए गए थे और उसमें घोर इनडिसिप्लिन पाया गया था, जबरदस्त करप्शन पाया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे एलोकेशन रद्द कर दिए थे कि ये सब गलत है, इसमें जबरदस्त स्तर पर चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है। अब वो जो उस टाइम में जो बैन लगाया गया था वो अब जाकर के हटाए, तो पिछले 2-3 सालों से अब उनका ई ऑक्शन दोबारा से शुरू करने की प्रक्रिया जो है चल रही है। तो वो उस टाइम में जो रोक लगी थी कि इन कोल बॉक्स को बिल्कुल अभी कुछ नहीं टच किया जाएगा, जांच इतनी लंबी चल गई कि उसमें प्रधानमंत्री तक आंच पहुंच गई थी। 2004 टू 9 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज देयर, और बोफोर्स स्कैंडल में तो राजीव गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, उनकी सरकार गिर गई थी, खत्म, समझ रहे हैं। और उसके बाद राजीव गांधी फिर आए नहीं, बने ही नहीं पाए बेचारे, ठीक है, ये हो जाता है। लिखिए, एज ऑफ नाउ इंडिया स्टैंड्स एट 85th रैंक। एज ऑफ नाउ इंडिया स्टैंड्स एट 85th रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इंडिया स्टैंड्स एट 85th रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज in the corruption perception index, in the corruption perception index of Transparency International, corruption perception index of Transparency International। बहुत अच्छे रैंक नहीं है ये, 180 देशों में हमारी 85वीं रैंक है, इससे दिख रहा है कि करप्शन बहुत ज्यादा है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, पुलिस कॉमा रजिस्ट्री, पुलिस कॉमा रजिस्ट्री, पुलिस कॉमा रजिस्ट्री कॉमा एजुकेशन, पुलिस कॉमा रजिस्ट्री कॉमा एजुकेशन and land are the four most corrupt departments in India, are the four most corrupt departments in India। नंबर 1 पर पुलिस को रखा गया है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर में। एक और मैं डेटा मैं ऐसे देख रहा था, उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, ऐसे बड़ी बड़ी शहरों में जो ट्रक्स हैं, ये नोडल पॉइंट्स होते हैं ना, ये बड़े बड़े शहर जो होते हैं, इनमें ट्रक वालों से, लुधियाना, इनमें ट्रक वालों से बात की गई, तो उन्होंने कहा हमें हाईवेज पे रिश्वत देनी पड़ती है ट्रक्स निकलने के लिए,
और उस पे सबसे ज्यादा जो शेयर है वो पुलिस को जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट विभाग को जाता है, जो आरटीओ एआरटीओ जो ये लोग जो है अपनी टीम बना बना के खड़े रहते हैं। तो रात में चेकिंग चेकिंग चल रही है, चेकिंग चल रही है, टॉर्च मार रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद सब कुछ भी ठीक है तब भी फिर देना ही पड़ता है कंसिडरेशन। ठीक है, हम आपको कंसीडर कर रहे हैं, आप हमें कंसीडर करिए, वो वाला हिसाब चलता है। देखिए, there are at least 5 ministries in the central government. There are at least 5 ministries in the central government, namely defense, railways. एक बार एक वीडियो लीक हो गया था, उसने अंदर तक का पूरा दिखा दिया था, जिसमें कहा था कि डिफेंस में 2% का शेयर, या सॉरी 1% का शेयर जो है वो डिफेंस के अधिकारियों को जाता है, सेक्रेटरी वगैरह को जाता है। समझिए, जो करोड़ों रुपए की जो डील हो रही है, राफेल है, या राफेल तो खैर अब हुआ है, शुरुआत के टाइम में राफेल पे भी आरोप लगे थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिल्कुल ठीक है। मगर जैसे कोई भी अगर डील हो रही है तो उसका 1%, तो करोड़ों रुपए का आप 1% लगा लो, कितना हुआ, जितने भी हुए वो उस व्यक्ति को दे दिए जाएंगे। ये सारी चीजें खुल गई थी पीछे, ऐसा हो चुका है। देखिए, देयर आर एटलीस्ट 5 ministries इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेमली डिफेंस, रेलवेज, पेट्रोलियम, पावर, डिफेंस, रेलवेज, पेट्रोलियम, पावर एंड कम्युनिकेशंस, which are regarded as gold mines for making money, which are regarded as gold mines for making money। पूरे टाइम काम चलता रहता है, ठेके उठते रहते हैं, टेंडर निकल रहा है, फिर कुछ हो रहा है, फिर बन रहा है, बिगड़ रहा है। रेलवेज में आपने देखा है कितने तरीके के काम होते हैं। डिफेंस में है, डिफेंस में एक्विजिशन का काम चल रहा है बड़े स्तर पर, जो है कभी बंदूकें खरीदी जा रही हैं, कभी हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा कुछ कहीं से जो भी मिल रहा है वो वाला, तो गोल्ड माइंस इनको बोल दिया गया है। देखिए, it is pertinent to mention here, it is pertinent to mention here that corruption and indiscipline, feed upon each other. Corruption and indiscipline feed upon each other, मतलब इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, द करप्शन इज सो परवेसिव, द करप्शन इज सो परवेसिव in the government departments, corruption is so pervasive in the government departments that even a former prime minister, Shri Rajiv Gandhi, that even a former prime minister, Shri Rajiv Gandhi, had to state in a public meeting, अब रुक जाना, had to state in a public meeting that out of every 100 rupees sanctioned by the central government, central government, citizens get the benefit worth only ₹20. Citizens get the benefit worth only ₹20। 80 रुपए तो खा गए बीच में, 100 भेजे थे शासन ने, तो 20 का काम हो पाया, 80 रुपया पता नहीं कहां दीमक खा गई। लिखिए, कॉजेज ऑफ करप्शन, अच्छा देखो, जो वो है इसमें आपको 3 चीजें अपनी तरफ से करनी है। एक तो जो इसका लोकपाल एंड लोकायुक्त का जो एक्ट है, उसको आपको वो खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, पीएमएलए, इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, वो मैं आपको कराऊंगा इंटरनल सिक्योरिटी में, जब हम लोग उसका पढ़ेंगे वहां पे। पीएमएलए मैंने पिछली बार भी कराया था। ठीक है, और विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी खुद ही करना पड़ेगा।
तो ये आपको एक्ट अपनी तरफ से करने हैं, वो मैं नहीं कराऊंगा। लिखिए, और एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जरूर पढ़ेंगे। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ पार्ट ऑफ योर पॉलिटी सिलेबस, और क्लियरली मेंशन्ड है वहां पे। सीबीआई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दोनों संथानम कमेटी की सिफारिशों पर बने थे, ठीक है। तो उसको इकट्ठा पढ़ डालना। जब भी सीबीआई पढ़ो तो सीवीसी पढ़ो, सीवीसी पढ़ो तो सीबीआई पढ़ो, दोनों संग में पढ़ा करो, ठीक है। देखिए, कॉजेज ऑफ करप्शन फर्स्ट लिखिए, इसमें एक ऐसा चार्ट बना लेंगे पहले तो ना, बीच में लिख लो कॉजेज ऑफ करप्शन, और ये 6 कॉजेज हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या क्या होंगे कॉजेज ऑफ करप्शन? इकोनॉमिक, सोशल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशल, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल। इकोनॉमिक, सोशल, लेजिस्लेटिव, इकोनॉमिक, सोशल, लेजिस्लेटिव, पॉलिटिकल, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, 6 है। पॉलिटिकल, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। 6 तरीके के। इसमें लिखिए इकोनॉमिक कॉजेज, वो कौन से कारण है इकोनॉमी से जुड़े हुए जो हमें चोर बना देते हैं, जो हमें भ्रष्टाचार करने के लिए आगे करते हैं। फर्स्ट लिखिए, क्रेज फॉर हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, महंगी घड़ी भी हो, गाड़ी भी हो। एक क्वेश्चन दिया था ना मैंने, वो नैरो परसेप्शन ऑफ लाइफ दिया था ना, वो अभी देखना इसमें आ जाएगा। ऑनलाइन में ध्यान है, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखने को दिया था, द नैरो परसेप्शन ऑफ लाइफ। हम मैंने उस दिन भी समझाया था कि दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। याद आ रहा है कुछ? क्वेश्चन लिखा भी था या नहीं लिखा था? चलो कोई बात नहीं, इतना जोर मत डालो, त्योहार का सीजन चल रहा है। देखो, क्रेज फॉर हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। सेकंड पॉइंट, इन्फ्लेशन और राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्फ्लेशन और राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट, लाइसेंस एंड परमिट सिस्टम्स। लाइसेंस एंड परमिट सिस्टम्स, सब जगह भ्रष्टाचार, जिसको पहले इंस्पेक्टर राज बोला जाता था, हर चीज में इंस्पेक्टर राज, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, टफ टैक्स रिजीम्स कॉजिंग टैक्स इवेजन। टफ टैक्स रिजीम कॉजिंग टैक्स इवेजन। इसके आगे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लेफर कर्व हाइपोथेसिस। अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा लेफर कर्व, नहीं पढ़ा है? इंडियन इकोनॉमी में सर ने नहीं पढ़ा है लेफर कर्व? आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं सर के ऊपर, आपको पता है? कोई बात नहीं, पढ़ लोगे, मैं बता रहा हूँ। देखो, कुजनेट्स कर्व, जे कर्व, लेफर कर्व, ये सब, ये कुछ एक दो कर्व और है। हाँ, और एक होता है मैथ्यू इफेक्ट, ठीक है। ये सब चीजें तो इकोनॉमिक्स में बहुत रहती हैं। चलो कोई बात नहीं, इसमें लिख लो आगे लेफर कर्व, LAFFER, लेफर कर्व हाइपोथेसिस। लेफर कर्व ये कहता है कि ऑप्टिमम टैक्स स्लैब इंश्योर्स मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन। जितना ज्यादा टैक्स लगाओगे, आदमी देखो, आप मैं मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, दिन रात एक कर रहा हूँ, और आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दो, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं झूठ बोलना शुरू कर दूंगा, मेरी इतनी कमाई है ही नहीं, मैं कहाँ से टैक्स दूं। अगर आप मुझसे एक ऑप्टिमम लोगे ना टैक्स, तो मैं खुशी खुशी दूंगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी, और मुझे अंदर से भी ऐसा लगेगा, अरे मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मगर जब आप जरूरत से ज्यादा मेरा वो जो जो मेरा जो मॉनेटरी बेस है, आप उसे सक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं भी पीछे हट जाऊंगा। ये एक बहुत जेन्युइन बात है। इंसान मेहनत करके पैसा कमा रहा है, अगर वो सब कुछ टैक्स में ही दे देगा, तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, उसकी परचेसिंग पावर क्या होगी, ठीक है। तो इसमें लेफर कर्व की भी बात है। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इनएडिक्वेट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑफिशियल्स। इनएडिक्वेट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑफिशियल्स, inadequate remuneration of officials.
देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पे स्केल में बहुत अंतर आ जाता है। कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो सेंट्रल में ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते हैं। दूसरी बात आप देखना कि आर्मी और पुलिस का जब आप देखते हैं तो उसमें जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो उसमें एक अंतर दिखता है। दोज हु आर सर्विंग विद द आर्मी, दे आर मोर कमिटेड टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, बट दोज हु आर सर्विंग विद द पुलिस डिपार्टमेंट्स, दे आर कंपैरेटिवली लेस कमिटेड। क्यों? बिकॉज दे आर ओवरबर्डन, द पुलिस डिपार्टमेंट इज एब्सोल्युटली ओवरबर्डन, एंड मोर ओवर दे आर नॉट रेम्यूनरेटेड फेयरली। कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कभी भी आर्मी के जो क्वार्टर्स हैं आप उनमें जाएं, वहां जाकर के देखें, और कभी आप पुलिस लाइन के क्वार्टर्स में जाकर देखें, पता चल जाएगा। परिवार उतना ही महत्वपूर्ण है। जितना एक सैनिक का बीवी की जो अहमियत है उतनी एक पुलिस के हवलदार की बीवी की अहमियत है, और उतने ही दोनों के बच्चों की अहमियत है। मगर जमीन आसमान का अंतर मिलता है। पानी रिस रहा है बरसात में, मेंटेनेंस नहीं है, पेंट नहीं है, बुरी हालत है, पीपल का पेड़ निकल रहा है। जबकि जो रेजिमेंट्स में, कैंट्स में जो होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी में उनको मेंटेन करके रखा जाता है। उनके लिए एक अलग से व्यवस्था होती है, एमईएस। एक फोन पर उनके यहाँ अपना जो आपको अगर नल खराब हो गया है तो एमईएस वाले देख लेंगे, लाइट नहीं आ रही है तो एमईएस वाले देख लेंगे। ऐसी व्यवस्था पुलिस में नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है कि जो रेम्यूनरेशन है वो एट पार नहीं है। तो इसलिए भी इंसान जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगर आपसे बहुत ज्यादा 1,000 रुपए का काम कराया जाए और आपको 200 रुपए पकड़ा दिए जाए तो फिर आप, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और फिर से मैं कहूंगा, करप्शन एक केवल मॉनेटरी नहीं है। करप्शन होता है अपनी ड्यूटी को भी ना करना, वो भी तो करप्शन है। जैसे मान लें 1.5 घंटे की मेरी ड्यूटी है, मुझे आपको पढ़ाना है, अब मैं आपसे जो है कम से कम 45 मिनट तो गप्पे ही मारता रहूं, अब फिर थोड़ी देर में पढ़ा दिया, तो करप्शन हुआ। पैसा तो पूरा लिया, उसमें नहीं छोड़ा, मगर सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं कराया। ये करप्ट प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, और बहुत से लोग, अफसोस है कि ऐसा करते हैं। जी जी। हाँ, ये मुझे इसकी कंफर्म जानकारी नहीं है। वैसे क्या होता है कि अगर 12 में मिल भी रहा है तो मुझे इसके बारे में वैसे ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर ओवरऑल बेनिफिट्स आर मच हाइयर। ठीक है, एक तो कैंटीन फैसिलिटी जो होती है, कैंटीन अब तो खैर जनरल बिपिन रावत ने उसका बहुत कोटा कम कर दिया था। उन्होंने सीडीएस रहते हुए बहुत लगाम लगाई थी, खासतौर पर शराब पर और व्हीकल्स पर। उन्होंने कहा अगर गाड़ियां खरीद सकते हैं तो टैक्स भरने में क्या परेशानी है, इस तरीके की बहुत सी बातें हुई थी। और ओवरऑल में देखो, दो तरीके के बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट है। पीछे से भी तो बेनिफिट मिल रहा है। जैसे आपको पैसा मिल रहा है इधर, सैलरी, तो योर नॉमिनल इनकम इज हाई, और दूसरा जो जो आप जो उससे सामान खरीदेंगे वो आपको सस्ता मिल रहा है। तो नॉमिनल इनकम तो हाई है ही, और उसकी रियल वैल्यू भी बढ़ गई। परचेजिंग कैपेसिटी उसी पैसे की बहुत बढ़ गई ना। जो जो कॉस्मेटिक्स या जो डेली यूज का सामान बाहर बाजार में ज्यादा महंगा मिलता है, वही आप जो उनकी जो सीएसडी में जाएंगे तो वहां पर सस्ता मिलता है। अरे नहीं, फिर भी तो बल्क में तो मिलता ही है, बल्क में तो मिलता ही है। ये कोई आप एक ही सामान थोड़ी ना खरीदेंगे। ठीक है, और वो तो अब हो गया है। मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बिपिन रावत ने बहुत इसमें उन्होंने चेंजेस करवाए थे उनके टाइम में। बहुत लोग खुश भी नहीं थे, इवन फौज में ही नहीं खुशी हो रही थी इस बात की। मगर क्या करें, क्योंकि बिल इतना ज्यादा है। जो सब्सिडी बिल है वो किस पे जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक तो ओआरओपी का इस समय बहुत बर्डन चल रहा है, जो वन रैंक वन पेंशन में जो उन्होंने कर दिया है वो रिवाइज होता जा रहा है, होता जा रहा है, और वो बढ़ता जा रहा है। और इधर से अगर इसको कम ना करें तो डिफेंस का बजट आप सोच रहे हैं भारत का कहाँ जाएगा? और जितना लंबा डिफेंस का बजट होता है उस देश को उतना ही अजीब निगाहों से देखा जाता है। आप देख लेना, सबसे ज्यादा जो ये रशिया है, अमेरिका है, ये लोग कोई बहुत अच्छे देश नहीं है इस निगाह से देखा जाए तो। कि जो हेल्थ सेक्टर में पैसा नहीं खर्च हो रहा है, एजुकेशन में पैसा नहीं खर्च हो रहा है, डिफेंस में पैसा खर्च कर रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, क्या करेंगे? अरे लोगों को पढ़ाना जरूरी नहीं है? तुम्हारे अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं, और जो पैसा शासन के पास है वो हथियार खरीदने में जा रहा है, रेजिमेंट्स मेंटेन हो रहे हैं।
अभी तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अभी आपको अभी देखो धीरे धीरे करके जो आर्मी और इनके जो स्टाफ जो क्वार्टर्स खाली पड़े रहते हैं उसमें सिविलियंस रखे जाएंगे थोड़े टाइम में, क्योंकि जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है ना, यूनिवर्सल हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, वो हाउसिंग इसी से ही पूरी की जाएगी। ये करंट अफेयर में चल रहा है, ये कंटेम्प्ररी अफेयर बन गया है बहुत टाइम से, 2-3 साल से तो मैं इस बात को देख ही रहा हूँ। बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिसीजन लेना, और अब रेजिमेंट वाला सिस्टम खत्म होगा धीरे धीरे करके, बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो जब भी आप किसी भी एरिया में जाते हैं तो बंद रहता है ना, यहाँ का तो फिर भी बहुत ओपन है। हम लोगों ने तो जो रेजिमेंट देखे आप घुस नहीं सकते बिना मतलब के। कहाँ जा रहे हो, और गन लेकर के खड़े रहते हैं 7-8 पैकेट बना के, बोरियां रख करके, लगता है जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, सच में हम देश के उस पार तो नहीं जा रहे हैं कहीं, ऐसा रोकते हैं। ये तो थोड़ा पीसफुल जगह है, देखो यहाँ तो सीएम वगैरह के साथ भी उतनी सिक्योरिटी नहीं है, मगर हमने तो वो टाइम बचपन में देखा है आलम, कि ब्रिगेडियर जब निकलते थे रेजिमेंट, यहाँ तो लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल बैठते हैं, उनकी उतनी नहीं है, वो निकल जाते हैं पड़ोस में से हमारे। हमने ब्रिगेडियर का रुतबा देखा है कि रास्ते रोक दिए जाते थे, साहब निकल रहे हैं, मिलिट्री पुलिस लग जाती थी। धीरे धीरे करके देखो आर्मी से भी अब लाल बत्ती हट गई है, ऑफिसर्स की लाल बत्ती हट चुकी है। अब बस वो सीओ और वो कमांडर वगैरह या स्टार्स लगे रहते हैं। धीरे धीरे सब सब खत्म होगा, सब खत्म होगा, बस देखते जाओ, भगवान की लीला अपरंपार है। देखो, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी, और वही आप सेंसिटिव जोन में चले जाओ, आप नागालैंड जाओ, आप मणिपुर जाओ, आसाम जाओ, कश्मीर जाओ, वहां देखना इन फौजी ऑफिसर्स को क्या सिक्योरिटी दी जाती है। वहां थोड़ी ना होता है। अगर चिनार कोर के जो कोर कमांडर हैं वो कश्मीर के दौरे पर हैं, पूरा रास्ता एकदम पैक कर दिया जाता है, कोई नहीं आएगा उस समय में। हर जगह की देखो जरूरत होती है, अगर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च खर्च कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। और हम लोगों ने तो आजकल जो तौर तरीके बना लिए, को आईएएस थे उनको सस्पेंड कर दिया था, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो जहां देखो मर्जी आ रही है वो 3 गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं दिखाने के लिए कि आई एम दी आईएएस। ऐसा थोड़ी ना होता है, लाल बत्ती चल रही है, ये सब क्या है। अरे तुम्हें किसी को दिखाना है तो तुम ये दिखाओ, वैसे तो वो भी दिखाने की जरूरत, मगर ये यदि आप सच में दिखाना चाह रहे हैं लाइमलाइट में, आप दिखाओ कि आपने काम कितना किया, कितने लोगों की आपने भूख मिटाई, कितनों का टूटे घर जिनके थे या जो बेघर थे उनको घर दिलवाया, कितने मोहल्लों में साफ पानी आपने पहुंचाया, ये दिखाओ। आपके यहाँ के आपके शहर के सिग्नल कितने काम कर रहे हैं, ड्रेनेज कितना काम कर रहा है, आपने अपने यहाँ वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या काम किया, अगर आपके शासन की जमीनों पे कब्जे हो गए तो आपने कितने कब्जे छुड़वा के बहाल कराए, ये बताओ। ये क्या बात हुई, अब आज हमने यहाँ पे छापा मारा, आज हमने यहाँ पे ये किया वो किया, बेवकूफी की बातें, काम कुछ हो नहीं रहा, डांट खा रहे हैं। हो रहा होता तो डांट क्यों पड़ती। ठीक है, तो करप्शन पर लगाम लगाने की जरूरत है। देखिए क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म। अभी आर्मी में एक डिसीजन और लिया गया है, यूनिफॉर्म में एक छोटा बदलाव फिर से आया ऑफिसर्स के, आपने देखा जो वो जो ये जो डोरी लगती थी, एगलेट बोलते हैं, एगलेट हटा दी गई है ऑफिसर्स की। अब वो बिना उसके, क्योंकि वो उलझन करती है ना, जितना ज्यादा कॉम्बैट यूनिफॉर्म में अब मेडल्स वगैरह लगाने की, बैजेस लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके। आर्मी की जो यूनिफॉर्म है ना उसे यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। आपने देखा हो पहले जो जनरल्स होते थे या जो अभी भी वैसे, तो उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो इतनी टफ टू मेंटेन है, उसके लिए अलग से एक आदमी उनको दिया जाता है, बडी बोलते हैं उसको। उनके मेडल पर ब्रासो रगड़ा जा रहा है, उनकी बेल्ट का बक्कल चमकाया जा रहा है, जूते चमकाए जा रहे हैं। वो तो कर नहीं सकते, कोई घर में तो इतना कोई कर ही नहीं सकता। एक इंसान इसी काम के लिए साहब की वर्दी प्रेस होनी चाहिए। अब वो धीरे धीरे करके वो चीजें समाप्त होती चली जाएंगी। पहले के टाइम में इतनी ज्यादा लेविश यूनिफॉर्म्स नहीं थी इंडियन आर्मी की, ये तो बीच में जो समय आया ना, वो उसमें देखना आप। और अब धीरे धीरे करके वो दोबारा से खत्म होगा, क्योंकि उतनी सारी चीजों को मेंटेन करने का भी तो सरकार के ऊपर है। जो आपने इतना जो तामझाम जो रहता है, पूरा जो पैराफर्नेलिया रहता है, उसको कौन दे रहा है, किसके खर्चे पर आ रहा है वो। अब फिर लिखिए,
नेक्स्ट लिखिए सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज, materialistic outlook of life, materialistic outlook of life, परेशान हो जाते हैं। अभी धनतेरस आ रही है, किसी ने नया गाड़ी खरीद ली, एकदम हम परेशान हो गए, हमारी दिवाली में से रंग उड़ गया सारा। अरे हम तो खरीद ही नहीं पाए, उसने कैसे खरीद ली? चोर होगा। और खुद खरीद के लाते हैं तो ईमानदारी के पैसे से लाते हैं, और वो खरीद के लाता है तो वो भ्रष्टाचारी के पैसे से ला रहा है। यही तो आउटलुक है, सोशल आउटलुक इसी को ही कह रहे हैं। आउटलुक है, बाहर देख रहे हैं, अंदर नहीं देख रहे हैं कि खुद क्या कर रहे हैं। देखिए इरोजन और जनरल डिग्रेडेशन ऑफ सोशल वैल्यूज। इरोजन और जनरल डिग्रेडेशन ऑफ सोशल वैल्यूज। इरोजन और जनरल डिग्रेडेशन ऑफ सोशल वैल्यूज। मैं जब बहुत छोटा था, मैं अपने आके आपको एक बात बताता हूँ कि ये आपने लोग देखे हैं जो ये बर्तन वगैरह बनाते हैं लोहे के, इनको अलग अलग जगहों पर कुछ कुछ नामों से बुलाया जाता है। बेसिकली राजस्थानी कम्युनिटी होती है ये अपना घर कभी नहीं बनाते हैं, ये ऐसी सड़कों के किनारे मलिनता से ही रहते हैं इनको हमेशा, जबकि पैसे की ऐसी भी कमी नहीं है, मगर कुछ है ही है कि ये लोग बहुत ही गंदे सर्कमस्टेंसेस में रहते हैं बेचारे। खैर, अभी हमारे यहाँ कैंट था, मेरे घर के जस्ट सामने राजपूत रेजिमेंटल सेंटर है। ये जो आपके जो नरवणे साहब और ये लोग हैं ना, ये लोग कभी कभी वहां पे रहे होंगे अपने जरूर टाइम में, क्योंकि वहां तो ऑफिसर्स आते हैं। अनोखी जगह थी वहां पर, सिख लाइट इन्फेंट्री का भी रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंट का भी रेजिमेंटल सेंटर, इतना बड़ा कैंट था। ठीक है, और हमारे घर के जस्ट सामने मेरा स्कूल था KVRRC। अब वहां से एक बच्चा वो आदमी निकला फौज का, वो साहब के घर का कैंटीन का सामान लाना। तो पहले क्या, आर्मी कैंटीन में जो साइकिल्स मिलती थी उसमें पीछे कैरियर नहीं होता था, उसमें हैंडल के ऊपर कैरियर लगा रहता था। ये अनोखी साइकिल बना के देते थे, इसकी हीरो की, एवॉन की, ये सबसे जो साइकिल्स आती थी वो ऊपर उसने बेचारे ने एक हाथ से तो वो बैग पकड़ा हुआ था जिसमें सामान था, कपड़े का थैला, और साइकिल से एक हाथ से साइकिल चला रहा था। अब ये जो वो जब ऐसे निकला तो कैंट के जो दो दरवाजे थे, एक से निकल वो शॉर्ट पड़ता था, मेन रोड से अगर आप जाओगे तो शॉर्ट पड़े, अंदर से तो कैंट फिर बहुत बड़ा है। वो आया सिविल एरिया में आया और दोबारा उसे दूसरे गेट से, जो करियप्पा वाला गेट था उससे घुसना था। अब इन्होंने क्या किया, वो शराब पिया हुआ था, शाम का टाइम था, ये जो लोहे ये जो काम करते हैं उसके सामने से हटा ही नहीं, उसने घंटी बजाई होगी, कुछ किया, वो हटा नहीं, और साइकिल भिड़ गई। साइकिल क्या भिड़ी, वही भिड़ गया उसमें साइकिल में आके, और उसका सारा सामान, फिनाइल की बोतल कांच की वो फूट गई, जैम का जार टूट गया, सब उसका सामान जो इस तरीके का था। अब वो तो घबराए, वो तो बहुत जूनियर रैंक है ना, वो तो साहब के घर का सामान था, फौज में तो साहब तो मतलब भगवान होते हैं वो लोग, क्या क्या होता है वहां तो। अब वो तो बहुत ही बुरा, और इन्होंने क्या किया, उसके परिवारजनों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया कि तो मार रहा है मार रहा है, उसे मारा तो वो बाउंड्री फलांग करके अंदर आ गया कैंट में, और हार्डली आधा घंटा हुआ होगा, फौज आ गई अपने पूरे ट्रकों में भर भर के। उन्होंने 3 ट्रक ला करके उसको पूरी उनकी वो जो जो जहाँ झोपड़ियां बना रखी थी, फौज ने पूरा घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, और सब अपनी फुल यूनिफॉर्म में बंदूकें ले लेके। कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं, ये सब पुलिस वुलिस DM सब पीछे। वो फौज ने कॉर्डन ऑफ कर दिया एरिया कि आज ही हटेगा ये सब सामान। खाली ट्रक आए, उन्होंने सारा उठाया उसको वहां से, और पीछे गंगा के किनारे सब छोड़ करके आए। उस दिन का दिन है, आज तक वो क्लियर है। और वहां पे उस दिन जो ब्रिगेडियर ने जो अगले दिन सवेरे वहां पे पौधारोपण करवाया था, वो आज तक वहां पे पौधे मेंटेन्ड है। ये होता है। उन्होंने कहा पौधे सूखने नहीं चाहिए, ये पेड़ गवाही देंगे कि ये फौज ने एरिया क्लियर कराया था। उन्होंने अपनी ईंटें ला के सजा दी, उसमें पेंट कर दिया, और अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिख दिए, बस। आज वो एरिया, जो काम कभी नहीं हो सका वो आर्मी ने वहां पे करवा दिया। वरना वहां का रोज का झंझट था, वो अपने बर्तन बनाते थे पूरे दिन, शाम को सजा देते थे सड़क किनारे। वो एरिया कोई भिड़ गया, कोई कुछ हो गया, उससे लड़ लिए, शराब पी ली, मारपीट कर ली, यही काम थे उन लोगों के करने के। अब बिल्कुल क्लीन। अभी मैं लास्ट टाइम जब गया अपने, तो मैं देख कर आ रहा, आज भी वो ऐसे ही चमक रहा है। और इतना अफसोस होता था, सामने हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा, उनके नाम पर है वो करियप्पा कॉम्प्लेक्स। उनकी तोप खड़ी हुई है, जो हमने 72 वॉर में जो जीती थी, 2 तोपें खड़ी हुई हैं वहां पे, और उसके ठीक सामने वो लोग शराब पी रहे हैं, मारपिटाई कर रहे हैं। आज वहां पे पेड़ पौधे हैं, फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो फौज ही होती है।
लिखिए, इरोजन और जनरल डिग्रेडेशन ऑफ सोशल वैल्यूज। नेक्स्ट, इलिटरेसी अमंग मासेस, इलिटरेसी अमंग मासेस। नेक्स्ट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये जब नॉमिनेशन फाइल होता है ना, तो आपको अपने एफिडेविट लगाने पड़ते हैं, आपके कितने मैटर्स चल रहे हैं। जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो उसमें देखा जाता है कितने तो पेटी मैटर्स हैं, कितने पॉलिटिकली ओरिएंटेड हैं, कितने हीनस क्राइम्स या ग्रेव क्राइम्स जो कर दिए हैं। तो जिसमें जैसे हत्या है, बलात्कार है, अपहरण है, ये सब जो धाराएं हैं अगर किसी पर लगी हुई हैं तो बहुत ही संगीन धाराएं हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे कुछ होता है, कहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें रोका गया, या सड़क रोक दी, रेल रोको आंदोलन में जेल गए, वो सब विषय अलग हो जाते हैं। उनको तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड माने जाते हैं। मगर जब क्रिमिनल्स की बात होती है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें वो लोग आते हैं जिन्होंने हत्या, बलात्कार, अपहरण, इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं, या डाका डलवा दिया, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो देखी जाती हैं। नेक्स्ट लिखिए, लैक ऑफ विजिलेंट सोसाइटी, लैक ऑफ विजिलेंट सोसाइटी। अगर हम हमारे देखते भी है ना कि कुछ उल्टा हो रहा है, तो हमें लगता है अरे हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमारे साथ जब होता है तब तो बड़ा उत्पात मचाते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। सामने वाले के साथ हो रहा है तो अरे क्या लेना, सरकारी काम है, क्यों उलझन करें। तो विजिलेंट सोसाइटी की कमी है। आजकल तो लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, फिर भी पहले तो कोई बोलते ही नहीं था। पहले लोग सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी हेल्प नहीं करते थे कि अरे पुलिस केस हो जाएगा। अरे भाई तुम उसकी जान बचाओ, वो ज्यादा जरूरी है। पुलिस केस हो जाएगा ये तो, वो मर जाएगा तो वैसे ही पुलिस केस हो जाएगा। ठीक है, लोग पहले, और आज भी कुछ कम नहीं है, आज लोग वीडियो बनाने लगे हैं। पहले डरते थे, आज निडर होकर वहीं उसके सिर पर खड़े रहेंगे, उसके मरने का इंतजार करेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे खड़े खड़े। अभी भी ये इस तरीके की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो समाज में नहीं आई है। नेक्स्ट देखिए, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, लेजिस्लेटिव कॉजेज, लेजिस्लेटिव कॉजेज। आजकल एक बड़ी अच्छी पिक्चर आई हुई है, वो क्या नाम है, ट्वेल्थ फेल करके है, ट्वेल्थ फेल है ना, मनोज शर्मा आईजी हैं महाराष्ट्र पुलिस में। 12वीं नहीं पास कर सके थे अपने वक्त में, एक बार में, बाद में की फिर। ठीक है, तो उनके जीवन पर किताब लिखी गई थी, ट्वेल्थ फेल। उसके ऊपर विधु विनोद चोपड़ा बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, नेशनल अवार्डी हैं। जो लोग देख सकते हैं और जिन पर टाइम है वो देखें जरूर जा करके। देखिए, लूप होल्स इन लॉ, लेजिस्लेटिव कॉजेस में लिखेंगे लूप होल्स इन लॉ और inadequate legislation, or inadequate legislation. Next point, laws such as Official Secrets Act, laws such as Official Secrets Act promote secrecy. Laws such as Official Secrets Act promote secrecy. इस बार वो कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं दिवाली पे पटाखे मत चलाएं और कुत्ते डरते हैं, पिछली बार नहीं आए थे। मुझे तो इंतजार रहता उन मैसेजेस का। देखिए, केयरलेसनेस इन इम्प्लीमेंटिंग एंटी करप्शन लॉज, carelessness in implementing anti-corruption laws. Carelessness in implementing anti-corruption laws. इंटरनेशनल वेकेशन पर जाकर के समुद्र की दुर्लभ मछलियों को मार मार के खाने वाले, मीडिया में कहते हैं कुत्ते डर रहे हैं। जो लाखों रुपए की जो डिशेस बनती हैं, जो सी फूड होता है, वो इटली जा रहे हैं छुट्टी मनाने, कोई ग्रीस जा रहा है छुट्टी मनाने, और छुट्टी मनाते रहते हैं, पता नहीं काम कब करते होंगे। जब देखो तब छुट्टी मनाने जा रहे हैं, वो वेकेशन पर ही है। परमानेंट मतलब 365 दिन वेकेशन है। वेकेशन होता है मतलब काम किया तो आप छुट्टी ली। अभी काम क्या किया तुमने भाई, वो तो दिख ही नहीं रहा है, छुट्टी छुट्टी दिखती रहती है। लेकिन पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज
देखिए पॉलिटिकल पेट्रोनेज, पॉलिटिकल पेट्रोनेज, वो छोटा सा चालान भी कटता है तो कहते हैं चाचा विधायक है हमारे, है ना, तो ये वाली बात है। और उनको फोन लगा देंगे, तुम्हारा हम ट्रांसफर करवा देंगे, तुम परेशानी में पड़ जाओगे, वर्दी उतरवा देंगे, है ना, क्या क्या कर देंगे, जिला चला जाएगा तुम्हारे हाथ से, तुम जानते नहीं हो तुम किससे टकरा रहे हो, ये शब्द बोलते हैं। मुझे लगता है उसी वक्त पकड़ के इनको लेकर जाएं और एफआईआर नोट करें। सी, वंस एन एफआईआर इज रजिस्टर्ड, वो कोई चाचा मामा ताया कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिर तो मजिस्ट्रेट के यहाँ जाना पड़ेगा, होता है ये, ठीक है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तब तक की बातें हैं जब तक वो रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई है। एक बार वहां फिर उसको फाड़ोगे थोड़ी ना, वो तो गिने हुए हैं, नंबरिंग तो छप के आई है, वो रजिस्टर वो पन्ना कहाँ गया, और इसको काट नहीं सकते। अगर इसमें चढ़ गया इनका नाम, और फिर तो ये ध्यान रखो वो हमेशा के लिए चढ़ जाता है, फिर वो कोर्ट से ऑर्डर देके हटवाना पड़ता है अगर हटना है तो। जब कोर्ट कह देती है कि अरे इनका कोई दोष नहीं है, इन्हें हटाओ, तब वो धाराएं हटती हैं, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है इंसान के लिए। ठीक है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज, ये ज्यादा जो लोग इस बात में विश्वास रखते हैं उन्हें संभल के चलना चाहिए। इन इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप, इन इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप, मंत्री बन गए हैं पढ़े लिखे नहीं है, जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं उसकी जीरो नॉलेज है, शायद जीरो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, उनको वो फाइल नहीं पढ़नी आ रही, उनको नोटिंग लिखनी नहीं आ रही है। सेक्रेटरी बोल रहा है मंत्री जी नोटिंग लिख दीजिए, कुछ कर दीजिए, वो कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें लिखा हुआ क्या है, तो कैसे फिर काम चलेगा। तो आप उस मिनिस्ट्री की हालत सोचिए जहाँ के मंत्री को उसका काम नहीं समझ में आ रहा है, और ऐसा बहुत हो रहा है। केंद्र में तो इतना कम होता है, खैर स्टेट गवर्नमेंट में तो बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरीके की, खास तौर पे इन दो नॉर्दर्न स्टेट्स, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, वो विधायक लोग होते हैं, और जो भी इन्फ्लुएंशियल है अपने अपने एरियाज के वो मंत्री बन जाते हैं। अब उनके मंत्री, उनका इन्फ्लुएंस अलग बात है, मगर इससे थोड़ी ना कि वो नॉलेजेबल हो गए। और एक होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, लॉ एंड ऑर्डर एक अलग विषय होता है, मगर जब हम डेवलपमेंटल मिनिस्ट्रीज हमारे पास होती हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके लिए खुद भी नॉलेज होनी चाहिए। जो इंसान खुद ही निरक्षर है वो डॉक्टरों से क्या बात करेगा, खुद सोचिए ना, जिसको अपनी नॉलेज कुछ नहीं है, वो उन अधिकारियों से, उन लोगों से क्या बात करे, वो तो फिर अधिकारी तो तुम्हें अपने इशारों पे नचाएंगे। अगर आप बॉस हैं तो यू मस्ट पोजेस सम नॉलेज, अदरवाइज यू विल बी यूज्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स। ऐसे ही चलता है। देखिए पॉलिटिकल इमोरलिटी, पॉलिटिकल इमोरलिटी, पॉलिटिकल इमोरलिटी, देखो गठबंधन की जब सरकार बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट, प्रणब मुखर्जी ने तो कह दिया था कोलिशन गवर्नमेंट इज अ सिन, पोस्ट पोल अलायंस जैसे बोलते हैं, पोस्ट पोल अलायंस इज अ सिन। देखो आपस में सबने हाथ मिला मिला के सरकार बना ली, 15 दल 20 दल इकट्ठे हो गए, सरकार बन गई साहब, एक बन गई। अब वो लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, सीएम कुछ बोल नहीं पा रहा है, सीएम बोलता है कुछ है तो वो कहते हैं हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, सीएम साहब तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। अब क्या करे सीएम, अच्छा बुरा फंस गया है वही वो। और सरकार किसकी इमेज खराब हो रही है, सीएम की। सीएम बोला तो फंसे और ना बोले तो फंसे, यहाँ सरकार गिर जाएगी, और अगर ऐसी करप्शन चलता रहा तो अगली बार सरकार आएगी ही नहीं, ये वाली तो बात है। तब क्या वो क्या कह रहा है, पॉलिटिकल इमोरलिटी, और सबको अपना एक मिनिस्ट्री चाहिए होती है। जैसे आज जो अपने जो बंगाल में जो सीएम साहिबा हैं, तो इनकी उस समय में शर्त होती थी कि रेल मिनिस्ट्री मेरे ही पास रहेगी जब तक मैं केंद्र में हूँ, और रेल मिनिस्ट्री मुझसे ली तो मैं समर्थन वापस लेती हूँ। इस तरीके से काम होता था, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब हम सब साथ हैं, अगर हमने ये माना कि हमारी आइडियोलॉजी एक है और हम देश के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें तो पीएम पे छोड़ देना चाहिए ना, फिर पीएम जो भी देंगे वो हम काम करेंगे। ठीक है, आज कोई मैं अपने मन से कहता हूँ कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ऐसा नहीं होता है, वो ऊपर से तय होकर आता है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। हम लोग अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, हम बस कह दे सकते हैं, इतना बोल सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ाने में थोड़ी मुश्किल हो, वो इतने में वो इशारा समझ जाते हैं। यही इतनी सॉफ्ट माहौल वहां क्यों नहीं है, क्योंकि करप्शन है, सबको अपना अपना देखना है। सड़क मंत्रालय हमें चाहिए, रेल मंत्रालय हमें चाहिए, जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट की बातें हो रही है वो हमें चाहिए, बड़े मिनिस्ट्रीज हमें चाहिए।
ऐसा थोड़ी ना होता है फिर। देखिए, नेक्सस विद पॉलिटिशियंस, नेक्सस विद पॉलिटिशियंस। एक वोहरा कमेटी थी, एनएन वोहरा कमेटी। वोहरा कमेटी ने तो यहां तक ऑब्जर्व कर लिया था कि नेताओं के और आतंकवादियों के बीच में भी संबंध होते हैं। अब बताओ और क्या बोले जाए। आपने कल हमास पे जो रिपोर्ट आ रही थी, मैं तो कल देख रहा था, उन्होंने सिविलियन इंस्टॉलेशंस के नीचे अपने अड्डे बना लिए। हॉस्पिटल के नीचे सुरंगें खोद ली हैं, हॉस्पिटल के नीचे अपना बैठ गए हैं, ऑफिस खोल कर बैठ गए हैं। अब आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स जो है, उसके सामने चुनौती ये है, हम इनको मारे तो मारेंगे, सामने तो शील्ड है सिविलियंस की। अगर हम उनको मारना शुरू करेंगे तो सिविलियंस का तो डेथ टोल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इमेज इजराइल की खराब हो जाएगी। तो सोचिए वो उन निहत्थे लोगों को आगे करके आतंकवाद कैसा पनप रहा है, कितना मतलब डार्क फेस है ये, कैसे कह सकते हैं। बच्चों को आगे कर दिया मरने के लिए, औरतों को आगे कर दिया, खुद अपना ऑफिस सुरंग में बनाए बैठे हुए हैं। ऐसे लोग तो मुझे लगता है बिल्कुल भी ये तो कायर हो गए, दे आर एब्सोल्युटली कावर्ड। देखिए, पॉलिटिकल सब कल्चर कॉमा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, पॉलिटिकल सब कल्चर पब्लिक पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। अभी उड़ीसा में एक प्रकरण सामने आया, एक सिविल सर्वेंट ने इस्तीफा दे दिया, वो बड़े लंबे समय से सीएम उड़ीसा के पर्सनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अब उनका इंटरेस्ट मन ही नहीं लग रहा अपनी जॉब में, अब उनको पॉलिटिक्स करने का मन कर रहा है। समझ रहे हैं? तो वो जो पार्टी है वो उसके डिसीजन, अब आप ब्यूरोक्रेटों के पार्टी के डिसीजन तो ले नहीं सकते। मान लीजिए आप उत्तराखंड सरकार में सचिव हैं, तो आप उत्तराखंड सरकार के डिसीजन लेंगे ना, ये थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी के डिसीजन लेने लग गए बैठ करके। ऐसा नहीं होता है। वो बीजेपी के जो डिसीजन है बीजेपी के संगठन वाले लोग लेंगे। एज ए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड आप सचिव हो, आप देखो अपना काम देखो, सचिवालय तक सीमित है। मगर तब क्या हो जब मेरा मन सचिवालय में कम लगे और बीजेपी में ज्यादा लगे, या जो भी गवर्नमेंट है, एसपी है, बीएसपी है, जो भी है, कांग्रेस है, उसमें मेरा मन ज्यादा लगे। तो मैंने कहा भैया सीएम साहब मेरा इस्तीफा पकड़ो, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा, अब मैं हो गया फ्री। अब मैं पैंट शर्ट की बजाय कुर्ता पजामा पहनूंगा और मैं राजनीति किया करूंगा सवेरे से उठ करके। ये हो गया है सिस्टम, क्योंकि इतनी बारीकी जान ली है। नौकरी देखो, सिविल सर्विस वही जो मंत्री कर रहा है वही ब्यूरोक्रेट कर रहा है, सब काम एक ही है, जनसेवा। जनसेवा ही तो कर रहे हैं एटलीस्ट ऑन पेपर। तो वो कागजों को पढ़ते हैं, सब जान गए हैं अंदर की बात क्या है। अब वो अपने उस एक्सपीरियंस को, उस एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिक्स में। कितना बढ़िया है, पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस। यही तो सपना था सबका कि हमारे मंत्री पढ़े लिखे हों। अब ऐसे आएंगे पढ़े लिखे मंत्री, बाबू लोग। अब फिर वो तो क्या शुरुआत में छोड़ दी थी, ट्रेनिंग भी नहीं की उन्होंने, तो उनको तो रहने दो, उनके डिसीजन पढ़े लिखे नहीं है। लिखिए जुडिशियल कॉजेस लिखिए। आज के टाइम में अगर आप देख लो, हमारे विदेश मंत्री जो है वो ब्यूरोक्रेट रहे, हमारे पावर मिनिस्टर जो है आर के सिंह, देश के जो ऊर्जा मंत्री हैं, वो भारत के होम सेक्रेटरी रहे। हमारे हाउसिंग एंड अर्बन मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, वो डिप्लोमेट रहे। इनके अलावा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो आईएएस थे, उड़ीसा कैडर, बालासोर का डीएम रहे, जहाँ अभी बालासोर में एक्सीडेंट हुआ। इस तरीके से है। एक उड़ीसाई कैडर की अपराजिता सारंगी, उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ के राजनीति ज्वाइन कर ली। कितने लोग हैं इस तरीके के। यूपी सरकार में एक है, मंत्री हैं जाने विधायक है क्या है वो गुजरात में अभी आईएएस थे। लोग ऐसे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और उनको देख देख के और लोग क्रेडिट ना ले रहे हैं। लोग अपने रिटायरमेंट का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा अरे 60 साल की उम्र तक करके क्या करना है। देखो हर इंसान को ये क्लियर हो जाता है कि अब मैं इतने साल मेरी नौकरी के बच्चे मैं कहाँ तक जाऊंगा, उसको सब मालूम चल जाता है। ठीक है, इतना कोई बेवकूफ नहीं है वो लोग। उनको पता है सेक्रेटरी हूं तो मैं सेक्रेटरी पे ही रिटायर हो जाऊंगा, तो सेक्रेटरी तो मैं बन ही गया, अब इससे ऊपर जाना नहीं, छोड़ो इस्तीफा दो, राजनीति करते हैं। कुछ मंत्री बने, विधायक बने तो बात भी है, ये लगता है। इसलिए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस बहुत ज्यादा हो गया, लोगों का इतना अब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इधर। और पार्टीज भी ये चाह रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स आए उनके यहाँ,
क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की सब जगह कदर होती है। हर इंसान को दो चार ऐसे एडवाइजर्स की जरूरत होती है जो काबिल है, जिन्हें ग्राउंड रियलिटी पता है। जो अभी ऊर्जा मंत्री जी हैं आर.के. सिंह जी, इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया था, और क्या चाहिए, बंद कर दिया था। समस्तीपुर में एक कलेक्टर थे, बाद में लाल कृष्ण आडवाणी ने उनकी खूब तारीफ की कि ऐसे तो आईएएस जरूरी है भाई, जो इतने ईमानदार हो। उन्होंने उनको बंद कर दिया और आडवाणी जी को उठा करके, आडवाणी जी अपना रथ लेके निकले थे राम मंदिर वाला। मुलायम सिंह की यहाँ पे सरकार थी, लालू प्रसाद की वहां बिहार में थी। मुलायम सिंह ने फोन किया बिहार सरकार से, आग्रह किया कि भाई आप इन्हें यूपी में एंट्री ना लेने दें, वरना हमारे यहाँ तो सांप्रदायिकता फैल जाएगी। उन्होंने समस्तीपुर में अरेस्ट करवा दिया। बिहार में पड़ता है समस्तीपुर। और उस टाइम में, अब तो झारखंड बन गया है, उस टाइम में बिल्कुल बंगाल बॉर्डर पर वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहां पर ले जाकर के बंद कराया गया था, बिल्कुल एंड में। बिहार का समझ लो लास्ट डिस्ट्रिक्ट, जहां से बंगाल बॉर्डर शुरू होता है। तो वो जितना कवर करके आए थे उन्हें और पीछे ले जाकर के बंद कर दिया, और उनके ऊपर एक डीएम बिठा दिया कि इनके ऊपर नजर बना करके रखना। उस टाइम में इस तरीके के लोग थे, अपना काम ड्यूटी से कर रहे थे। आजकल क्या है कि अपना काम छोड़ करके यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में और इसमें उसमें ज्यादा दिमाग फंस रहा है लोगों का। ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं बैठ करके, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जुडिशियल कॉजेज, जुडिशियल कॉजेज। एक सनी देओल का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, कौन सी पिक्चर थी पता है? दामिनी। दामिनी। दामिनी का डायलॉग है, ठीक है। बैरिस्टर चड्ढा, वो अमरीश पुरी हैं। ये हकीकत है। डिले, अब तो इतना डिजिटल हो गया है ना सब कुछ, तो अब इन्होंने पोर्टल बन गए हैं और क्या क्या बन गया है। पहले तो इतना सब कुछ सुविधा होती नहीं थी। अरे भाई, जिसको मारा गया उसके सारे घर वाले मर गए, सारे चश्मदीद मर गए, मारने वाला भी मर गया, जिसने हत्या की थी वो खुद भी मर गया, फैसला हो नहीं पाया। कोर्ट में बुलाए ही जा रहे हैं, कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, मालूम चला सब मर गए, बात ही खत्म, तो फाइल बंद करो। ये स्थिति थी। अब जाकर के, और अब सबसे ज्यादा जब वो कड़ा कर दिया गया है हिसाब, वो हाई कोर्ट और इनके लिए लोअर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए कर रहे, ये इनको टाइम बाउंड मैनर में फैसले देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इतना कानून कड़ा कर दिया है, अगर आपने बिना मतलब में अटकाया तो उनके ऊपर एक्शन हो जाता है, जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर। वो ज्यादा तारीखें नहीं डालेंगे, वो कहते हैं शुरुआत में वो देंगे, और अगर उन्हें लग रहा है कि इनको जरूरत है इस तारीख की, वरना वो लोग, और खासतौर पर डोमेस्टिक वायलेंस में और छोटे बच्चों के मैटर्स में, इसको तो तुरंत तुरंत निपटाना है। ठीक है, लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस, डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस। एक इंग्लिश में एक कहावत भी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मना कर दिया गया। भाई आज आपने न्याय मांगा, मैंने आज आपके साथ न्याय नहीं किया, तो फिर तो कभी नहीं किया ना, फिर आगे किया तो क्या किया? आज की जरूरत है, आज न्याय हो। अब वैसे तो एक बात कहे ना, ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है किसी के साथ न्याय करना, ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है। इंसान केवल, कानून केवल निर्णय कर सकता है, न्याय तो भगवान के हाथ में है। जिसके साथ जो होता है वो न्याय होता है, वो असल में शब्द है न्याय। हमारे यहाँ जो कोर्ट्स में होते हैं वो होते हैं डिसीजंस, उसको जस्टिस कहना उतना ठीक वर्ड नहीं है। वो डिसीजन होते हैं, कोर्ट का जजमेंट होते हैं कि हमने ये इनका डिसीजन दे दिया, वर्डिक्ट हो गया है। अब वो जस्टिस है या नहीं है क्या पता है, ऐसे नहीं कह सकते ना। अब जैसे अब जो वो सुरेंद्र कोहली जो है वो छूट गया, निठारी कांड का जो मुख्य आरोपी था, तो क्या इतने बच्चों को किसी ने नहीं मारा? वो बच्चे आखिर कहाँ गए? या जेसिका लाल थी लड़की, उसको किसी ने नहीं मारा? टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर बनाई थी, नो वन किल्ड जेसिका, फ्रंट पेज पे छाप दिया था उन्होंने। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया। या आरुषि तलवार की हत्या हुई थी, किसी ने नहीं मारा उस लड़की को, उसके नौकर हेमराज को किसी ने नहीं मारा। तो न्याय तो नहीं है कहेंगे ना इसको, ये तो निर्णय हो गया कि हमें पता नहीं चल पा रहा है, हमने बेनिफिट ऑफ डाउट पे आपको छोड़ दिया। न्याय तो उस लड़की के साथ नहीं हुआ, तो मार दी गई बेचारी स्कूल गोइंग गर्ल, पता नहीं क्यों मार दिया गया होगा उसको, और किसने मारा होगा। ठीक है, लिखिए, एक्सपेंसिव जुडिशियल सिस्टम, एक्सपेंसिव जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट एक्विटल्स ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स।
frequent acquittals on technical grounds. Next, lack of commitment in lower judiciary या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कर सकते हैं. लैक ऑफ कमिटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्व किया है ना कि उनको लोअर जुडिशरी कहना ठीक नहीं है. उनकी इंडिविजुअलिटी को टारगेट मत करें आप, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी है. तो लैक ऑफ कमिटमेंट इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. देखो असल में क्या है ना, जैसे आईएएस होते हैं, आईएएस नए नए बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ट्रेनिंग हो गई और उनको भेज दिया गया. अब होता क्या है कि आईएएस के जो डिसीजंस होते हैं ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर होते हैं. मगर ऐसे ही एग्जाम पास करके जब आप मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब जेएम बन जाते हैं, तो आपके डिसीजंस से बहुत असर पड़ रहा है उस इंसान की जिंदगी पर. आप जेल भेज सकते हैं, आप सजा सुना सकते हैं. ऐसे में क्या होता है कि जब मेरी ट्रेनिंग अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो मुझे डर लगता है फैसला देने में. मुझे बेल देने में डर लगेगा, मैं इसे दूं या ना दूं, कहीं मेरे ऊपर एक्शन ना हो जाए. मैं डर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर हाई कोर्ट का शिकंजा कसा हुआ है. तो मैं, हालांकि मेरी ट्रेनिंग हुई है, मगर अब उतनी अच्छी हुई है या नहीं हुई है, और कुछ चीजें होती हैं जो एज और एक्सपीरियंस के साथ आती है, मेच्योरिटी आप में, उससे लोग डर जाते हैं. तो इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता है. जैसे जहां पर बेल हो सकती है नहीं देते हैं, बंद कर देते हैं. आज हमारे इतने सारे लोग जो हैं वो बंद हैं जेलों में. वो क्यों हैं? क्योंकि उन्हें बेल मिल नहीं पा रही है. ठीक है, मैंने अमिताभ रॉय कमेटी की सिफारिशें भी बताई थी जब मैंने जेल रिफॉर्म्स पढ़ाए थे. देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी, हाँ इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज देखिए, फर्स्ट, कल्चर ऑफ रेड टेपिज्म. कल्चर ऑफ रेड टेपिज्म. नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. लैक ऑफ प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस. पॉलिटिकल इंटरवेंशंस. नेक्स्ट, absence of whistleblower protection system. Absence of whistleblower protection system. जो आसाराम वाला जो केस चल रहा था, अब तो सजा हो गई है, उसमें बहुत सारे गवाहों की हत्या हो गई. जो लोग मेजर मेजर जिनकी वो था, हम जो विटनेस है उसकी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हैं. लोग घबरा रहे हैं. उनके घरों पर, दरवाजों पर पेट्रोल बम फेंका जा रहा है. वो घर से निकल रहे हैं तो उनके बच्चों के ऊपर खतरे का साया मंडरा रहा है. और उसकी जो जो गवाही देने वाला है, उसकी बीवी अगर मार्केट जा रही है तो उसके पीछे 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 उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेडो चल रही है, जिसको हम कहते हैं इंसान को टॉर्चर करना. ये चीज चल रही, तो ऐसे में बोलेगा कौन? अगर मैं ये देख भी रहा हूं कि भाई ये इंसान चोरी कर रहा है और मुझे पता है मेरे पास, इफ आई एम हैविंग इनफ एविडेंसेस, स्टिल आई एम रिलक्टेंट टू से. व्हाई? बिकॉज आई नो दैट माय फैमिली विल ऑब्जर्व सम सॉर्ट ऑफ डेंजर. मैं कहाँ जाऊंगा? परिवार है मेरा, तो उसको बचाना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं बच पा रहे हैं, अगर देखो मैंने पहले भी कहा, एज अ ब्यूरोक्रेट इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक अपॉन द रूट कॉज ऑफ एनीथिंग. जो भी मैटर आपके सामने आया, आप पहले उसकी जड़ों तक जाए, तब जाकर के एक्शन लीजिए. अगर इंसान नहीं बोल रहा है तो आप उसे ऐसा ना कहें कि ये झूठा है या ये इसके अंदर भी चोर छुपा हुआ, ऐसा नहीं है. हो सकता है वो इंसान ईमानदार है मगर वो डर रहा है. आप पहले उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करिए. वो बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे, मगर आप गारंटी तो लो. वो तो कोई लेता नहीं, वो कोई नहीं लेता है. अगर अपने ही कुछ हो जाता है तो अधिकारी सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं. पता होना चाहिए ना.
ये यूट्यूबर कलेक्टर का पर्स चोरी हो गया था अपना, आर्कीपेडी पर। अपना पर्स, कलेक्टर का पर्स चोरी हो गया, पॉकेट मार ली। अब बताओ, जब तो आप तो अकेले भी नहीं चलते कभी, आपके साथ तो हमेशा ही इतना बल रहता है। पॉकेट या तो आपके किसी ने साथी ने मार ली पॉकेट आपकी, तब हर इंसान को डर रहता है। ये तो कोई सोचे ही ना, हर किसी को डर है मन में कि बुरा हो सकता है कभी भी किसी के साथ भी। उस डर को खत्म करने की जरूरत है, करप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग खुल करके बोलेंगे, सामने आएंगे और कहेंगे कि इसने ऐसा किया है। अभी कोई बोलता नहीं। लिखो, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट लिखिए, अमेचर पॉलिटिकल बॉस। अमेचर पॉलिटिकल बॉस, AMATEUR, अमेचर पॉलिटिकल बॉस and their dependence on bureaucracy, and their dependence on bureaucracy. ठीक है। अब मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो मंत्री जी हैं वो BA पास है, जैसे तैसे करके हुए होंगे मान लो। अब वो क्या साइंस एंड टेक मंत्रालय संभालेंगे, देखना चाहिए। एटलीस्ट उसकी कुछ क्वालिफिकेशन हो मंत्री की, तब तो कुछ करेंगे, वरना क्या करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि अब वो सब तो होता नहीं, क्वालिफिकेशन तो अपने मिनिस्टर बनने की तो एज है और सिटीजनशिप है और ये सब है। चुनाव जीत कर आ गए तो आप मंत्री बन जाओगे, अपने पढ़ाई लिखाई का तो कोई लेना देना नहीं है उससे, बस चल रहा है। ठीक है, देखिए इम्पैक्ट ऑफ करप्शन। इम्पैक्ट ऑफ करप्शन, हेडिंग डाली इम्पैक्ट ऑफ करप्शन। इम्पैक्ट ऑफ करप्शन, आप लोग ये जो इस पे लिखते हो, आपको पता है कि जब स्पाइरल होगा तो दबेगा नहीं, पता रहता है, पीछे साइड से भी नहीं दबेगा, दब जाता है, थोड़ा सा दब जाता है। जब पेपर पे लिखते हैं तो पेपर पे पहले घर से ना अपने 5 शीट अगर आज की खर्च हो रही है तो ऐसे खींच के लाया करो, ऐसे। कभी भी सरकार में कभी चिट्ठी लिख के दो ना, कभी भी किसी भी ऑफिसर को, तो एक काम करना, उसका मार्जिन फोल्ड करना एक तरफ से ऐसा हल्का सा, एक मार्जिन इधर और एक थोड़ा सा ऊपर से भी फोल्ड करना। जो ऊपर से है उसमें वो ऑफिस ऑफिस बियरर जो है रिसीविंग डालेगा, और जो आपने साइड में दे दिया उस पर अफसर नोटिंग लिखेगा। ये तरीका होता है। कभी भी सरकार को अगर आप चिट्ठी लिख करके किसी चीज की दे रहे हो, तो बिजली का कनेक्शन बदलवाना है, पानी का कनेक्शन करवाना है, कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करनी है, तो इसी तरीके से दिया करें। थोड़ा ऊपर जगह छोड़ के, जैसे आपकी कॉपी में जगह बनी रहती है, ऊपर भी तो जगह छोड़ते हैं मार्जिन, तो ऊपर से ही फोल्ड करो, इधर से ही फोल्ड करो। चलो इम्पैक्ट ऑफ करप्शन लिखते हैं पहले। इट हैज रिटार्डेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इट हैज रिटार्डेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। रिटार्डेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। भाई आप इन्वेस्ट कहाँ करना चाहेंगे, बेल्जियम में या पाकिस्तान में, कहाँ करना चाहेंगे बताओ। क्योंकि जिनका अपने ही प्रधानमंत्री पनामा पेपर्स में जेल होकर के आया, जिनके हर बात में एक कंसिडरेशन है, हर बात में हर इंसान का कट है, उसमें कौन इन्वेस्ट करेगा। किसी इन्वेस्टर में इतनी ताकत नहीं है जो हर चप्पे चप्पे पे लोगों को रिश्वत देता रहे। इंसान अपना बिजनेस करे या तुम्हारी भूख मिटाता रहे, क्या करे। तो ऐसे देश में बिजनेस नहीं है, और जिस देश में बिजनेस नहीं है उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इस बात को जान के रख लो। हमारे यहाँ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ। 1947 में हमें आजादी हो गई थी, हमारे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने प्राइमरी सेक्टर से सीधे जंप कर लिया टेरिशरी में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हम अपने यहाँ का देखते, गवर्नमेंट उस पर उस समय में ध्यान देती, तो आज हम बहुत आगे निकल चुके होते। ये चाइना वगैरह काफी पीछे रह गए होते। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर पॉलिटिकल विल नहीं, वो पॉलिटिकल विल नहीं है या करप्शन बहुत ज्यादा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर सबसे पहले असर पड़ेगा। जिन राज्यों में जितना ज्यादा करप्शन है, वो राज्य आज उतने ही ज्यादा पीछे हैं एज फार एज देयर इकोनॉमी इज कंसर्न, देयर पर कैपिटा इनकम इज कंसर्न। बिहार सरकार के डिप्टी CM बोल रहे थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे आगे हैं। वो पता नहीं कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, कहां पर होगा वो।
हमें भी शहर बता दें, हम भी जाकर देख लें। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे आगे है। हम तो तेलंगाना जानते थे, नजरों से देख कर आए हैं। एक के बाद एक फ्लाईओवर है, इतनी चौड़ी सड़कें हैं। दिखता है कि सरकार पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि वो लोग जीडीपी में भी दे रहे हैं। भारत के जीडीपी में तेलंगाना का शेयर देखिए कितना ज्यादा है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे दूध के धुले होंगे, मगर एटलीस्ट दे आर कमिटेड। आपके यहाँ क्यों नहीं दिखता है? पूरे देश में जहां भी घर बनते हैं ना, उनमें से 90% आप देखना तो वो लोग जो हैं वो बिहार से मजदूर होंगे, वो घर बनाने वाले मजदूर होंगे, वो बिहार के होंगे। क्यों हैं? और वो बोल रहे थे कि बिहार का इंसान तो सबके लिए घर बना रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये लाइन बोल रहे हैं। वो क्यों बना रहा है? वो क्यों बना रहा है? टीन में रह रहा है और उनमें ईंटों के ढेर में रह रहा है, क्योंकि आप अपने स्टेट में नहीं दे पा रहे हो उसको। तब तो जाकर के बात है। आज ये कोई उत्तराखंड की मान लो सरकार ये कह दे कि देखो उत्तराखंड के लोग तो हर राज्य में नौकरी कर रहे हैं, तो ये बात गर्व की है क्या? उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में कितने नौकरी कर रहे हैं ये तो बताओ, तब तो हम जाने। लोग इसको पलायन बोलते हैं, जिसको गर्व कर रहे हैं। इसको पलायन बोला जाता है, माइग्रेशन बोला जाता है इसको। आउट माइग्रेशन है या कुल माइग्रेशन है। ठीक है, चलिए लिखिए। इट हैज कॉज्ड मॉरल डिग्रेडेशन, इट हैज कॉज्ड मॉरल डिग्रेडेशन, कॉमा लॉलेसनेस। नेक्स्ट क्लास की है, सर की है, मैम की है। लॉलेसनेस, कॉमा वायलेंस एंड केओस। लॉलेसनेस, कॉमा वायलेंस। मॉरल डिग्रेडेशन, अनैतिक हो गए हैं। मॉरल डिग्रेडेशन, वायलेंस, केओस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इट हैज गिवन राइज टू कास्टिज्म। भाई ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पीसीएस का एग्जाम हुआ तो उसमें ऐसा क्यों है कि एक वर्ग के लोग इतने ज्यादा हैं? ऐसा भी क्या हो रहा है? क्या केवल एक ही वर्ग के लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या? बाकी लोग कहाँ गए? तो इससे पता चल रहा है कि करप्शन में कास्टिज्म का भी टिंज है। इट हैज गिवन राइज टू कास्टिज्म, लिंगुइज्म, लिंगुइज्म एंड कम्युनलिज्म। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स ड्यू टू ब्राइब कल्चर। reduced investments due to bribe culture। ठीक है, तो मैं इसको अभी यहाँ पर रोकता हूँ, बाकी के हम फैक्टर्स बाद में करेंगे, और कल जो है हम इसको करप्शन को हम पूरा कर लेंगे इंक्लूडिंग सोशल ऑडिट। तो कल की क्लास में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।